अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। इंतखाबात 8 फरवरी से आगे बढ़ाए जाएँ। इलेक्शन के अल्तवा के लिए जमयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बाप पार्टी के हम आवाज़ हो गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक मरतबा फिर इलेक्शन मुलतवी करने की अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद की तायद कर दी है। मौलाना कह रहे हैं कि माहौल की बेहतरी के लिए अगर इंतखाबात मुलतवी हो जाएँ तो आसमान गिर नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई 8 फरवरी को ही इलेक्शन के मामले पर एक सफ़ में खड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को शिकायत है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, नहीं मिल रही है, जिसके लिए अब पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा दिया है। आज पीटीआई की तरफ से दायर तौहीन अदालत केस में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब में तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा है कि तहरीक इंसाफ उम्मीदवारों के 76% से ज़ायद कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। उसमें से कितने फ़ीसद ट्रिब्यूनल्स ने मंजूर किए ये नहीं मालूम, और कितने फ़ीसद दीगर पार्टीज़ के मंजूर हुए ये तफसीलात आने के बाद ही इस पर तबसरा किया जा सकता है। दूसरी तरफ नून लीग अब तक नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बता रही है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि अगर वो वज़ीर आज़म बने तो फिर से हटा दिए जाएंगे। इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। सेनेटर इरफान से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम किरण। इरफान साहब, नून लीग की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार जो हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं। एक आम कारकुन से लेकर आपके जो सियासी मुखालिफिन हैं वो तक जानते हैं कि आपकी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं वज़ीर आज़म के लिए, लेकिन जो आपके सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब, वो क्या कह रहे हैं मैं चाह रही हूँ ज़रा आप उनकी बात सुन लें, फिर इस पर अपना रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सुनवाइए इरफान साहब, पार्टी के अंदर क्या हो रहा है सर? क्या इस पर गौर हो रहा है कि मियां साहब को वज़ीर आज़म नहीं सदर बनना चाहिए, वो मौजूदा सिस्टम के साथ नहीं चल सकते हैं? जी किरण, मेरा ख्याल नहीं है कि पार्टी के अंदर कोई इस तरह की बात या इस तरह की सरगोशी भी हो रही है। और जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, मुशाहिद हुसैन साहब का भी पार्टी की लीडरशिप से या पार्टी की जो सीनियर क़यादत है उससे या पार्टी के कारकुनों से या पार्टी की पल्स के साथ कोई ताल्लुक़ रब्ता नहीं है इन दिनों। लिहाजा उन्होंने एक इंडिविजुअल के तौर पर अपनी राय दी है जिसका उन्हें इस्तेकाक है, उन्हें हक हासिल है, लेकिन वो मेरा ख्याल है ऑन बिहाफ ऑफ द PMLN गुफ्तगू नहीं कर रहे थे। उन्होंने एक राय दे दी है। पार्टी की राय बड़ी वाज़ेह है। पार्टी ये चाहती है और बड़े गौर व खौज़ के साथ ये चाहती है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब को 28 जुलाई 2017 को निकाला गया, उस बाप को ये जहाँ बंद किया गया था उस बाप को वहीं से, उस सोफ़े को वहीं से हम इस किताब का सोफ़ा खोलना चाहते हैं। हम उस मसनद पे चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब आके बैठें और अपनी उस इनिंग को भी पूरा करें और मामलात की निगरानी भी करें। हमारे यहाँ ये रिवायत बड़ी कम है कि पार्टी के जो सरबराह हैं या मकबूल लीडर होते हैं वही वज़ीर आज़म बनते हैं। ये पार्टी की राय है। इस राय के ऊपर मियां साहब की अपनी राय क्या बनती है या वो हतमी तौर पे क्या फ़ैसला करते हैं, इसका इख्तियार तो उन्हें हासिल है, लेकिन पार्टी के अंदर कोई दो राय नहीं है कि वज़ारत उज़्मा उनके बजाय किसी और के पास जाएगी। और इरफान साहब, मुशाहिद साहब की पार्टी क़यादत से दूरी, इसकी इस वक्त में दूरी, इसकी कोई ख़ास वजह है सर? देखें, मुझे तो नहीं कोई ऐसी ख़ास वजह नज़र आती, लेकिन मैं काफ़ी अरसे से लंदन में भी मियां साहब से मुलाकातें होती रही हैं। जब से वो अक्टूबर में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, अब जनवरी आ गया है, यहाँ भी काफ़ी मीटिंग्स होती रही हैं, लेकिन कम अज़ कम मैं किसी ऐसी मीटिंग में शरीक नहीं हुआ जिसमें मुशाहिद साहब भी हों। तो मुझे मेरी अपनी जो मालूमात हैं उनका एक फ़ासला है पार्टी से। उसके असबाब क्या हैं, मुहर्रिकात क्या हैं, या मुशाहिद साहब के पास इसकी क्या वजह है, ये उनसे किसी वक्त आप पूछ लें। ठीक। अच्छा इरफान साहब, ये बताइए सर, आपकी राय में आप भी क्या ये समझते हैं कि मौजूदा सिस्टम जो है वो हाइब्रिड नहीं बल्कि हाइब्रिड प्लस सिस्टम बनने जा रहा है या है?
देखें, ये ऐसी इस्तिलाहात जो हम लोग मीडिया वाले, मैं ख़ुद भी मीडिया से ताल्लुक़ रखा है और उस ताल्लुक़ पे बड़ा फ़ख्र करता हूँ। कोई हाइब्रिड सिस्टम जो है, इसको हाइब्रिड का नाम दे दें, लेकिन पहली बात तो ये है कि दुनिया भर के अंदर जो ताकत के सरचश्मे हैं उनका एक राब्ता होता है जमहूरी निज़ाम के साथ भी और जमहूरी जो हुकूमतें होती हैं उनके साथ भी, और बहुत सी आजमाइशें, बहुत से इम्तहानात ऐसे आते हैं जब दोनों को बड़े करीब हो के एक दूसरे से मशवरा भी करना पड़ता है, राय देना पड़ती है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक की राय दूसरे पे हावी हो जाती है। इसको आप हाइब्रिड सिस्टम कहें या कुछ भी कहें, लेकिन निज़ाम की पुख्तगी के लिए, निज़ाम की तवानाई के लिए, निज़ाम को किसी झटके के बग़ैर और इदारों के दरमियान तसादुम के बग़ैर आगे बढ़ाने के लिए अगर अफ़ाम व तफ़हीम और मुफ़ाहमत के साथ हुकूमत आगे चलती है तो इसको हाइब्रिड कहना या हाइब्रिड प्लस कहना या डबल प्लस कहना, मेरे नज़दीक तो ये एक मीनिंगलेस सी बात है। जी, अच्छा सर, अभी 2 रोज़ पहले एक करारदाद आती है, सेनेट में मंजूर भी हो जाती है। मुस्लिम लीग नून समेत तमाम ही जमातों ने उस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया, लेकिन सर आपके इत्तेहादी बाप पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब की जमात, ये दोनों इसके हिमायती नज़र आते हैं। इनफैक्ट मौलाना साहब ने तो ये तक कह दिया कि अगर इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं तो कोई आसमान गिर नहीं पड़ेगा, और इससे पहले भी मौलाना साहब 2 बार इलेक्शन आगे बढ़ाने की बात कर चुके हैं। सर जी हाँ, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। मौलाना की एक राय है और उस राय का वो खुल्लम खुल्ला इजहार भी करते हैं और उसकी तौजीह भी देते हैं, असबाब भी बताते हैं कि बाज़ इलाके हैं बलूचिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा के जहाँ शदीद सर्दी होगी या बर्फ़बारी होगी और मूवमेंट बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसके साथ साथ आप देखते हैं कि ख़ुद उनके काफ़िले पे भी हमला हुआ और भी इस तरह की वारदातें बड़े तसलसल से हो रही हैं, तो ये वो जवाज़ देते हैं इस बात का। लेकिन जो दीगर जमातें हैं वो ये समझती हैं कि हम बिल्कुल आइडियल किस्म के हालात के अंदर शायद ना जा सकें। हमारे यहाँ 3 इलेक्शन इससे पहले भी फरवरी में हो चुके हैं और हो गए, इसी मौसम में हुए। एक इलेक्शन तो दिसंबर में भी हो गया, हमारा पहला इलेक्शन जो था 1970 वाला दिसंबर के महीने में हो गया और ठीक है, हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों को जवाज़ बना के हम आगे अगर चलेंगे, और इल्तवा जो ऑलरेडी मुलतवी होता चला आ रहा है, ऑलरेडी बड़ी ताख़ीर हो गई है इसको। 2023 में जिस इलेक्शन को हो जाना था वो ऑलमोस्ट 1 साल लेट होता चला जा रहा है, तो इसको अगर मज़ीद ताख़ीर करेंगे तो हमारे पास किरण कोई ज़मानत नहीं है, कोई ऐसी ऐनक नहीं है कि हम लगा के देख सकें कि फ़लाँ महीने में और फ़लाँ साल में हालात आइडियल होंगे, मौसम बड़ा आइडियल होगा, दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी होगी। ये चीज़ें जब ही ठीक होंगी जब एक मुस्तहकम पायदार जमहूरी हुकूमत आएगी और इन चीज़ों को हाथ डालेगी, वरना हम इसी एक बेजान से सिस्टम को चलाते रहेंगे तो मामला ठीक नहीं। ठीक, यानी सर जिस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं वही इलेक्शन का आइडियल टाइम है। मुझे बताइए सर, अभी कुछ रोज़ पहले आप ही की तरफ से एक मुतालबा किया गया था कि या तो 9 मई के जो मुजरिमान हैं उनके बारे में पता करें, बताया जाए, या फिर इस पर मिट्टी डाल दें। अब सर हुआ ये कि निगरां हुकूमत ने एक निगरां कैबिनेट बना दी है इस पर सानिया 9 मई की तहकीकात के हवाले से। क्या समझते हैं आप इसका कोई नतीजा, और वो जो आपका मुतालबा था कि या तो इसका तयन किया जाए या फिर इस पर मिट्टी डाल दी जाए, तो इस कमेटी से कोई फ़ायदा होगा? देखिए किरण, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। कल भी गालबन आपने मेरी इस बात का जिक्र किया था अपने प्रोग्राम में। मामला ये है कि 9 मई को मैं और मेरी जमात भी इस तारीख का सबसे अफसोसनाक सानिया और हादसा ख्याल करती है। हादसा तो होता है जो बिला वजह ही हो जाता है। इस सानिया के पीछे कंस्पायरेसी थी, पूरी सोची समझी साजिश थी, एक हिकमत अमली थी, और जो फ़ौज का पहला रद्द अमल आया उसमें भी यही कहा गया कि ये बगावत है, ये साजिश है, इसके मनसूबा साजों को हम छोड़ेंगे नहीं। अल्फाज जो मैं कोट करता रहा हूँ अपने कालमों में भी कि इनके बदनुमा चेहरों पर इंसानी हुकूक का पर्दा नहीं पड़ने देंगे। सो मैं ये कहता हूँ कि अगर ये वारदात थी, अगर हमने कोई डरावना ख्वाब नहीं देखा इस कौम ने, अगर वाकई कोर कमांडर हाउस जला, अगर वाकई GHQ पे हमला हुआ, अगर वाकई कला बाला आसार के बाहर फायरिंग हुई, अगर वाकई कोयटा में छावनी के ऊपर हमला हुआ, अगर ये सारी चीज़ें हुई हैं
और ये डरावना ख्वाब नहीं है, हकीकत में ऐसे वाक़यात हुए हैं। तो इनके असबाब क्या हैं, इनके मुहर्रिकात क्या हैं, इनकी मनसूबाबंदी किसने की है, इंस्टॉलेशन पे हमला किसने किया है, पहली बार हमारे शोधा के जो मुजस्समे हैं उनको किसने तोड़ा है, उनकी यादगारों की बेहुरमती किसने की है। देखें किरण, आपको शायद वो वक्त न याद हो अपनी उम्र के हवाले से, लेकिन हमने देखा है कि जब 71 में हम शिकस्त खा गए, इन तमाम चीज़ों पर अदालतों में केसेस हैं ना सर, और तकरीबन 100-200 के करीब लोग जेलों में भी हैं सर। नहीं, केसेस मुझे नहीं मालूम कि कहाँ हैं और कहाँ नहीं। यही तो मेरा मुतालबा था कि हमें बताया जाए कि किस किस पे इस मामले में केस चल रहा है, हमें बताया जाए मनसूबा साज कौन था, हमें बताया जाए। ये भी कहा जाता है, देखे ना 18 जो सीनियर फौजी हैं जर्नैलों समेत आपने निकाल बाहर किए, उनका क्या कसूर था, बताया जाए वो किससे मिले हुए थे, किसकी साजिश का हिस्सा थे। तो साजिश की पूरी कहानी हमारे सामने लाई जाए। अगर ये कमेटी, जिसको मैं कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर कमेटी नहीं समझता, निगरान 4 वज़रा की, लेकिन अगर इसको ये काम सौंपा गया है तो सौंपा जाना चाहिए। ये मेरे या किरण आपके या PMLN के या PT या किसी और जमात के मुजरिम नहीं हैं, ये स्टेट के मुजरिम हैं। देखें, एक वाक़या होता है बरतानिया के अंदर, एक वाक़या होता है ट्रंप के हामी जो हैं वो घुस जाते हैं कैपिटल हिल में, उनका क्या असर होता है। एक जांगिया चुराने वाली खातून जो है उसको भी 6 साल कैद हो जाती है। हम या तो कहें जी, जो मैंने कहा था ना मट्टी डालो, मैंने कहा या तो हम खुला जी मैं कहता हूं कि या तो खुला दिल करें। पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त हुकूमत होती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम होते हैं, तो जिन सवालों का आप तस्करा कर रहे हैं जो यकीनन कौम के सामने आना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब ने ये सवालात नहीं उठाए सर उस वक्त। आप उनके क्योंकि बहुत क्लोज हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। जी बिल्कुल उठाने चाहिए थे, मेरे ख्याल में उनको भी उठाने चाहिए थे। और मेरे ख्याल में जो जिसके घर पे हमला हुआ है, यानी हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं उनके घरों पे हमला हुआ है, उन्हें भी शायद उतनी सेंसिटिविटी का मुजाहरा मेरे सामने नहीं आ रहा है जितना होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, उस PDM की हुकूमत वो शहबाज साहब की हुकूमत नहीं थी, 15 जमातें दूसरे थी और उनकी अपनी तरजीहात थी, उनके मुताबिक अगर वो नहीं उठा सके, लेकिन मेरी राय ये है कि उस वक्त भी उठना चाहिए था। और अब इस हुकूमत को भी मेरा ख्याल है अब कितना अरसा हो गया और इस साने को 7-8 माह हो चले हैं। अब हम कह रहे हैं जी कि आप पता करो कि तहकीकात करो कि कौन लोग थे। ये तहकीकात की भी ज़रूरत नहीं है, एवरीबडी नोस कि कौन थे, किसने उन्हें भड़काया, कहाँ साजिश तैयार हुई, क्या हम तहकीकात करने जा रहे हैं। मेरा तो ख्याल है कि कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है, ये कोई पसे पर्दा की वारदात ही नहीं थी, ये दीवार के पीछे छुपी हुई कोई वारदात नहीं थी। कोयटा से लेके चकदरा तक हमने अपनी आंखों से देखा है क्या हो रहा है, हमने अपनी आंखों से देखा है कि कौन से झंडे लहराए जा रहे हैं, हमने अपनी आंखों से वो चेहरे देखे हैं। अब ये कमेटी क्या तहकीकात करेगी मुझे नहीं मालूम जी। लेकिन सर ये जो अभी कमेटी बनी जिसके बारे में आप खुद ये कह रहे हैं कि ये इतनी ताकतवर कमेटी नहीं है, कल भी प्रोग्राम में जब डिस्कशन हो रही थी माहिरीन कानून यही कह रहे थे कि ये कमेटी जो है वो ये शायद सिर्फ एक दिखावे के लिए कमेटी हो सकती है, क्योंकि कानूनी तौर पर तो ये कोई एक्शन तो नहीं ले सकते हैं। तो सर सियासी तौर पर तो इससे शायद फ़ायदा हो सकता है, लेकिन कानूनी तौर पर ये कमेटी क्या कर सकती है? अदालतों में ऑलरेडी इसके केसेस चल रहे हैं। जी किरण, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि जितना ये संगीन मामला था, जितना इस साने की गहराई है और जितने बड़े रेक्टर स्केल का ये ज़लज़ला आया है, उस हिसाब से हम इसके रद्द अमल को उस हिसाब से नहीं कर रहे, उसका मदावा, उसका इलाज भी नहीं कर रहे, उसकी तहकीकात भी नहीं कर रहे। और अब ऐसी कमेटी जो 4 वज़रा पे मुश्तमिल है, उसको पता नहीं किसकी सहूलत हासिल है, इन्वेस्टिगेशन के लिए वो क्या करेगी, टाइम उसके पास 14 दिन है सारा। तो मैं ये चाहता हूँ और हर पाकिस्तानी ये चाहता है, कोई नहीं चाहता है कि इस तरह के मुजरिम जो हैं वो पसे पर्दा चले जाएं या सियासत की जो कबा है ओढ़ के मासूम हो जाएं और फिर कहें जी कि लेवल प्लेइंग नहीं मिल रहा। लेवल प्लेइंग क्यों मिले आपको? आप रात को GHQ पे हमला करें और सुबह कहें जी कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड, या तो डिसऑन करें, जिस तरह MQM ने डिसऑन किया अपने लीडर को और एक पार्टी बन गई, पॉलिटिकल पार्टी बन गई। आप उधर भी कहते हैं जी कि वो जिंदाबाद
जिसने ये मनसूबा बनाया वो भी जिंदाबाद, जिसने हमले कराए वो भी जिंदाबाद, जिसने कहा कि जी हाँ मुझ पे कुछ हो जाए तो तुम चार दौड़ो वो भी जिंदाबाद, और इलेक्शन भी जिंदाबाद, हमें बल्ला भी दो, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड भी दो। ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, नहीं करेंगे आप तो फिर ये क्राइसिस जो है ये 9 मई ये टाइम बम है, ये फिर फटेगा किसी वक्त, और जब फटेगा तो फिर इस सिस्टम को ख़राब करेगा। ठीक, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें सर। आगे बढ़ते हैं सर, मैं ज़रा बात करना चाह रही हूँ पार्टी के अंदर कुछ टिकट्स के मामलात पर। शेख रुहेल असगर समेत कुछ रहनुमाओं की तरफ से पार्टी टिकट्स की तकसीम पर इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं सर। अब खबर कुछ इस तरह की भी आई है कि उन्हें भी टिकट दे दिया गया है, सिद्दीक साहब को भी एडजस्ट कर दिया गया है सर, ये दुरुस्त है? जी, मैं किरण ज़रूर आपसे शेयर करता, क्योंकि आपने देखा है कि मैं बहुत कम लगी लिपटी रखता हूं, लेकिन मैं इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं हूं। मैं अपना मेरे सपुर्द मशहूर बनाने का काम है और उसके आखिरी मरहले से हम गुज़र रहे हैं। टिकटें किस तरह हो रही हैं, रंजिशें क्या हैं, किसको दिया जा रहा है, किसको कहाँ अकोमोडेट किया जा रहा है, ये मुझे इल्म होता तो मैं ज़रूर आपको बताता। ठीक, अच्छा सर, इस पर तो आप रोशनी डाल सकते हैं मंशूर के हवाले से, क्योंकि आप बात कर रहे हैं तो PMLN ने तो ये ओपन फोरम रखा है कि आवाम इसके बारे में बताएं मंशूर में क्या होना चाहिए। सर कब तक आ जाएगा मंजर आम पर? देखें किरण, आपने अच्छा जिक्र किया, ये वाहिद पार्टी है जिसने ये एक्सरसाइज की है कि हमारे कारकुन भी दें, और आपको हैरत होगी कि हमें जो कल तक मेरी रिपोर्ट थी और अब हमने रात 12 बजे ये सिलसिला ख़त्म कर दिया है क्योंकि फाइनल स्टेज पे हम आ गए हैं, तो कुछ 6-7 हज़ार लोगों ने हमें अप्रोच किया, हमें बड़ी बड़ी मौसर तंजीमों ने अप्रोच किया है, मुख्तलिफ़ फील्ड्स के माहिरीन, बड़े नॉन माहिरीन जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अप्रोच किया है, और हमने एक खुसूसी कमेटी बनाई है कि इन तजावीज़ का जायज़ा लें, और वो बड़ी नादिर किस्म की तजावीज़ हैं जो हमारे जहनों में आम तौर पे नहीं आती है। ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज रही है। इसके अलावा भी हमने बड़ी इंटेंसिव इस पे काम किया है, वगरना हम कह सकते थे मियाँ साहब से जी कि ये 10 निकात आप भी एक जलसे में पढ़ के कह दें कि ये हमारा मंशूर है, या किसी दूसरी पार्टी की तरह एक 1 पेजर जारी कर देते। इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन। हम 2 या 3 दिन के बाद मियाँ साहब से टाइम ले रहे हैं, वो बैठेंगे, शाहबाज साहब बैठेंगे, मरकजी लीडरशिप बैठेगी, मैं प्रेजेंट करूंगा। एक और बड़ा अहम इशू, और वो तमाम लोग जिन्होंने आप लोगों का साथ दिया था उनके बारे में ये खबरें थीं और उनसे ये वादे वईद भी हुए थे कि उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट्स दिए जाएंगे। अब खबरें आ रही हैं कि PTI के जो मुनहरिफ अरकान ने अदम एतमाद में आपका साथ दिया था उन्हें लाजमी टिकट दिए जाएंगे। पार्टी की तरफ से इस तरह की हिदायत भी हुई है। राना एहसान के हल्के में राजा रियाज साहब और तलाल चौधरी के हल्के में नवाब शेर वसेर को टिकट दिया जाएगा, और इसकी वजह से तलाल चौधरी और जो दीगर लोग हैं आपके, वो आपके पुराने कारकुनान वो नाराज हो रहे हैं सर इन चीज़ों की वजह से। इस पे कमेंट तो कर सकते हैं किरण? मैं कमेंट ज़रूर करूँगा। मुझे इन मालूमात का जो आप दे रही हैं बराह रास्त कोई इल्म नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि जब लोग आते हैं PTI से, उस वक्त आए थे तो हम लोगों ने एक कमिटमेंट की थी उनसे कि जी हम आपको इलेक्शंस के अंदर अकोमोडेट करेंगे। शाहबाज साहब ने भी की थी, और जाहिर है कि विद कंसेंट ऑफ नवाज शरीफ साहब की थी। तो जैसा मैंने अभी मंशूर के हवाले से कहा कि हम जब कोई कमिटमेंट करते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसको निभाएं। हम इस तरह की सियासत नहीं करते कि कल हमारा काम पड़ा था उनसे तो हमने अपना काम निकाल लिया, और आज जब वो कहें जी कि वादा पूरा करो तो हम उनकी तरफ पीठ करके खड़े हो जाएं। ये मुश्किल है हमारे लिए। बाद जमातें कर लेती हैं, लेकिन PMLN के लिए शायद मुश्किल है। और दूसरी बात, फिर इसकी प्राइस भी हमें देना पड़ती है। ज़ाहिर है हमारे पुराने लायलिस्ट हैं, खड़े रहे हैं मुश्किल वक्त में, उन्होंने तकलीफ़ें सही हैं, कैदोबंद से गुजरे हैं, और उनकी जो दिलजोई अगर नहीं होती या उनकी कोई हार्ट बर्निंग होती है तो वो एक लिहाज से जायज़ है। लेकिन हमारे सामने अभी सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, मार्च में आधी सेनेट खाली हो रही है, बहुत से लोग हमारी तरफ से सेनेट में जा सकते हैं। इसी तरह हम चाह रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन बहुत जल्दी कराए जाएं, बहुत से लोग वहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह कारकुनों का भी और पुराने लायलिस्ट का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा और वादे भी मुकम्मल किए जाएंगे।
ठीक, यानी कि जो लोग यहाँ से रह जाएंगे उनको फिर आप सेनेट में एडजस्ट करेंगे और बल्दियाती सिस्टम की तरफ जाता है तो वहाँ पर एडजस्ट करेंगे। सर, लाहौर के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब, जिस वक्त पीडीएम की हुकूमत थी, उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि पंजाब में हम सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। उसके बाद फिर गुफ्तगू हो रही थी मुख्तलिफ जमातों के साथ कि सीट एडजस्टमेंट हो रही है। अब खबरें आ रही हैं कि आप लोग की तरफ से जो आपके उम्मीदवार हैं वो फाइनल हो गए हैं, तो सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो सर, क्या ये फाइनल फैसला हो गया है पार्टी में किसी भी सतह पर कि सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी पूरे पंजाब पूरे पंजाब की सतह पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऑल अलोन ही कॉन्टेस्ट करेगी इलेक्शन में? देखिए, अगेन वही बात है कि मैं इस मामले से आगाह नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से हमारी MQM के साथ भी एक कमेटी बनी थी, मुश्तरका कमेटी बनी थी, उनके साथ भी बात हुई। तहरीके इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ भी बातचीत हो रही थी। और मैं इस बाब को या इस चैप्टर को क्लोज़ नहीं कर रहा कि हमारी एडजस्टमेंट नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं, चाहे मुख्तसर तरीन सीटों पे हो, लेकिन इसका इम्कान मौजूद है। ठीक। अच्छा सर, बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से ज़रा मैं बात करना चाह रही हूँ लास्ट में। मुझे बताइए, लाहौर के हल्के यानी 27 से मैदान में है, आज उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर खिताब किया है, कह रहे हैं कि नून लीग को घर में घुसकर मारेंगे। जो ज़िया के मुसल्लत लोग पूछते हैं हम लाहौर क्यों आए, कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? नहीं, मैं क्या कहना चाहूँगा, नौजवान हैं, उनके जज्बात हैं, उनके एहसास हैं। आपके तो फेवरेट भी हैं सर। उन्हें ठंडे दिल से, मेरे फेवरेट हैं बिल्कुल। मैंने हाउस में खड़े होके उनके बारे में कहा था, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। और मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब को शायद इस बात की कोचिंग की ज़रूरत है। उन्हें जरदारी साहब के पास ज़्यादा देर बैठना चाहिए कि मामलात को एक तो तलखी की तरफ ना लेके जाएं। हमने उनके बारे में कोई तलखी कभी नहीं की, कभी उनकी कारकर्दगी को भी हमने बुनियाद नहीं बनाया। जो 50 साल से सिंध में बैठे हुए हैं कि वहाँ की कारकर्दगी क्या है, वहाँ के सबसे बड़े शहर का क्या हाल है, लाड़काना का क्या हाल है, हम इन बातों में पढ़ना नहीं चाहते। हम ये कहते हैं, और यहाँ आके जो ख़ास तौर पे उन्होंने एक लैंग्वेज शुरू कर दी है, उनका टारगेट जो है वो ये है गालिबन कि जी मैं जितना बुरा भला नवाज़ शरीफ को कहूँगा, शहबाज शरीफ को कहूँगा, PMLN को कहूँगा, तो इनके मुखालफीन जो हैं, जिनका ताल्लुक़ मोस्टली PTI से है, वो मेरा रुख कर लेंगे। और यही वो गलती थी जो उस वक्त 2018 में अपनाई गई थी और 2013 में भी अपनाई गई थी PTI की तरफ, पीपल्स पार्टी की तरफ से। अपने आप अपनी औकात पे अपनी वक़्त, अपनी जो उनकी ताकत है उसके मुताबिक वो ज़रूर लड़ें, लेकिन ये जायज़ा भी लें कि पंजाब जो गढ़ था, जहाँ पीपल्स पार्टी एक लिहाज से जन्म लिया, वो क्यों उनके हाथ से छन गया था। इसके इन असबाब का जायज़ा लें और फिर ये देखें कि आज इतने सालों के दरमियान ऐसी क्या इनकलाबी तब्दीली आ गई है कि वो पंजाब जो उनके हाथ से निकल गया था वो अचानक पलट के उनकी तरफ से आ जाएगा। कोई सबब तो होना चाहिए ना, सिर्फ ख्वाहिशात तो नहीं चलती ना। सही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कह रहे हैं कि उनको जायज़ा लेना चाहिए कि पंजाब उनके हाथ से गया क्यों था। और इसके साथ साथ मुशाहिद साहब ने जो बात की है उसके लिए सेनेटर साहब आप कह रहे हैं कि जो PMLN के वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार होंगे वो नवाज़ शरीफ साहब ही होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में मौजूद थे, कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए ना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्रोग्राम में इस वक्त मुझे जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान नैयर बुखारी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। नैयर बुखारी साहब, सबसे पहले सर ये फरमाइए, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज फिर कहा है इलेक्शन अगर कुछ रोज़ के लिए मुलतवी हो जाते हैं तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। सेनेट में फाटा और बलूचिस्तान के अरकान ने भी इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद पेश की है, इसकी भी मौलाना साहब ने हिमायत की है। आज तो सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात कर रही है कि इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए, लेकिन कुछ रोज़ पहले जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में जरदारी साहब इस बात के हामी थे। आपको इलेक्शन वक्त पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक्त? शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और हमारा मौक़िफ़ ये था कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उन टेक्निकलिटीज़ में अपनी वर्डिक्ट नहीं दी और उन्होंने 8 फरवरी की डेट फिक्स कर दी। पीपल्स पार्टी ने इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी
और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हमने एक्सेप्ट वो डेट की कि इंतखाबात हो जाएं। और चेयरमैन बिलावल बड़े कैटेगोरिकली बड़ा क्लियरली कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम समझते हैं कि जो डेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट पे 8 फरवरी की दी है, उसमें हर हालत इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि इलेक्शन ना होना मुल्क में और मसाइल पैदा कर देगा। इन मुल्क को अगर मसाइल से निकालना है, अगर कोई स्टेबिलिटी लानी है, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो या इकनॉमिक स्टेबिलिटी हो, वो इलेक्शन के ज़रिए ही आ सकती है। इस मुल्क में इस्तेकाम पॉलिटिकल लीडरशिप, जो मुंतखब लीडरशिप हो, वही मुल्क में पॉलिटिकल इस्तेकाम ला सकते हैं। और मुंतखब लीडरशिप वो हो जिन्हें इंतखाबात के ज़रिए आवाम मुंतखब करें, और ये इख्तियार आवाम के पास है और ये इख्तियार आवाम के पास रहना चाहिए, उनसे छीनना नहीं चाहिए। मौलाना साहब जो कह रहे हैं उनको किसी बात की घबराहट होगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी गवाह है कि हमने डेमोक्रेटिक फोर्सेस का साथ दिया, डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस उनको इस्टेब्लिश करने में अपना किरदार अदा किया। कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी पे हम बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की रिवाइवल पे हमारा मौका बड़े वाज़ेह रहा, और हम समझते हैं कि मुल्क अगर चल सकता है तो वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक एंड द स्टेट इंस्टीट्यूशंस है, वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके मुताबिक उस पर अमल दरामद होना चाहिए। सही। तो आपको लग रहा है कि इलेक्शन अपने वक्त पर हो जाएंगे। सर, सेनेट में जो करारदाद पेश हुई है, आपके सेनेटर बैरम तंगी भी वहाँ पर मौजूद थे, आप ही के दस्तखत से उन्हें शो कॉज किया गया है। वो मेरे प्रोग्राम में जब आए तो उन्होंने कहा कि वो उस करारदाद की मुखालिफत में बोले थे। तो सर आप बताइए कि उनको बेसिकली जो शो कॉज किया गया है वो किस बुनियाद पर किया गया है? मुखालिफत में ना बोलने की वजह से, खामोशी की वजह से, या वाकई उन्होंने करारदाद की हिमायत की है? देखें ना जी, बात बड़ी सीधी है। एक तो इनकी तकरीर सेनेट के फ्लोर पे है, दैट इज पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। सेकेंडली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है, जो क़यादत का मौक़िफ़ है, जो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है, उस पर कारबंद रहना हर उस मेंबर का काम है जो पार्लियामान में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करता है। बैरम तंगी साहब सेनेट के मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे हैं, और बैरम तंगी साहब पे ये फ़र्ज़ बनता था कि वो लीडरशिप की पॉलिसीज़ को फॉलो करते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज़ को फॉलो करते, और वो अपना सियासी कारकुन होने की हैसियत से अपना किरदार अदा करते। चंद दिन पहले भी उन्होंने एक मोशन मूव किया था, वो भी सेनेट का रिकॉर्ड है, और इसीलिए हमने उनको शो का नोटिस दिया कि आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुंतखब करवा के भेजा और आप हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी का हिस्सा हैं। आपने डेविएशन की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से, आपने कोरम पॉइंट आउट नहीं किया, और आपको पता है 25-26 मेंबर्स का कोरम होता है, 26 मेंबर्स का कोरम है सेनेट के लिए, और चेयरमैन सेनेट ने भी इस पर तवज्जो नहीं दी, और जो रेजोल्यूशन के मूवर्स है उनको भी समझ नहीं आई कि वो प्रोसीडिंग जो विदाउट कोरम हो उनकी लीगैलिटी को आप देख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क होता है। इसलिए बैरम तंगी का ये फर्ज बनता था कि वो इस रेजोल्यूशन को अपोज करते। उन्होंने अपोज नहीं किया, मीनिंग देयर बैक उन्होंने सपोर्ट किया। उनकी खामोशी इस बात की बेयन सबूत है कि ही सपोर्टेड द रेजोल्यूशन। वो कहते हैं मैंने वोट नो कहा, लेकिन नो तो सिर्फ जिसने कहा रिकॉर्ड पे, तो वही वो एन का जो है मेंबर उसका रिकॉर्ड पे है, इनका तो रिकॉर्ड पे कोई जिक्र नहीं है। और ये आपको पता है कि ये जो प्रोसीडिंग्स होती हैं सेनेट की, नेशनल असेंबली की, दे आर रिकॉर्डेड, इसका रिकॉर्ड मौजूद होता है, और इवन वहाँ पे इंटरप्रेटर भी मौजूद होते हैं। पहली करारदाद की आप बात कर रहे हैं जो जिसमें इन्होंने हिमायत या मुखालिफत की है, वो कौन सी करारदाद थी सर? वो कोई 10 years वाली थी, कुछ चंद दिन पहले थी। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ज़माने से हमारी एक लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव कमेटी होती है। कोई शख्स अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल या रेजोल्यूशन मूव करना चाहता है तो वो उस कमेटी को भेजता था। उस कमेटी का मैं खुद मेंबर रहा। वो कमेटी अप्रूवल दे के मोहतरमा से अप्रूवल लेती थी,
और आज भी वो कमेटी मौजूद है, वो अप्रूवल चेयरमैन साहब से लेनी पड़ती है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई एमएनए या सेनेटर बतौर प्राइवेट मेंबर बिल कोई बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है या रेजोल्यूशन मूव कर सकता है। तो ये तो बड़ी वाज़ेह हदायत थी, सही कि पार्टी पॉलिसी बड़े वाज़ेह थी। कोई चेयरमैन बिलावल ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन जो हैं वो जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा पत्थर पे लकीर है जी। तो हम समझते हैं कि ईसीपी पाबंद है उस स्टेटमेंट की जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई और स्टेटमेंट दी कि इलेक्शन होने चाहिए 8 फरवरी को। उन्होंने वैसे जवाब क्या दिया है शो कॉज का, और अगर वो जवाब नहीं देते तो क्या कार्रवाई होती सर? वो कार्रवाई जो पार्टी रूल्स है उसके मुताबिक हम करेंगे। हम अब 1 वीक्स टाइम है, उनको जवाब उनके जो पार्लियामेंट लॉजेस का एड्रेस है उस पर भेज दिया गया है, और वो जब जवाब देंगे तो उसको हम एग्जामिन करेंगे तो फिर हम डिसीजन लेंगे। मुझे बताइए, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब बड़े सीनियर सियासतदान हैं, वो कह रहे हैं कि जो मौजूदा निज़ाम है ये हाइब्रिड प्लस है, आपकी क्या राय है बुखारी साहब इस पर? देखिए जी, बात यह है कि मैं तो सिंपली एक बात पे बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 दैट इज अ सुप्रीम लॉ, और हम समझते हैं कि इन लेटर एंड स्पिरिट हमें उस पर अमल दरामद करना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि जी ये सिस्टम की कॉन्टीन्यूटी रहे, और इन केस अगर कोई समझता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नई अमेंडमेंट्स आनी चाहिए तो वो इख्तियार भी पार्लियामान के पास है, और वो आप आके आपके फैसला कर ले जो पार्लियामान है। लेकिन ये बिट्स एंड टिप्स जो देने है ना, ये बातें आउट ऑफ कंटेक्स्ट होगी लगती हैं कि जिनकी कोई कानूनी या आईनी हैसियत नहीं है। ना तो ये इख्तियार किसी अदारे का है ना किसी अदलिया का है, ये इख्तियार सिर्फ पार्लियामान के पास है। वो पार्लियामान जो अवाम की मुंतखब करता है, वो इस मुल्क में क्या सिस्टम होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, दे कैन डिसाइड इट। और सो फार जो सिस्टम है वो पाकिस्तान में पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम का सिस्टम है, हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। सही सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बताइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तकरीबन कितने फीसद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर हो गए हैं, कुछ बता सकेंगे इस वक्त? आई डोंट हैव अ रिकॉर्ड राइट नाउ, लेकिन मेजॉरिटी हमारे एक्सेप्ट हो गए। जिनके रिजेक्ट भी कुछ किए थे उन्होंने, कुछ बड़ा स्मॉल नंबर होगा जिनके रिजेक्ट हुए होंगे, लेकिन उनके साथ हमारे कवरिंग कैंडिडेट्स मौजूद है। तो हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे, प्रोविंशियल पे भी और नेशनल पे भी हम कंटेस्ट करेंगे, और इसीलिए हमने अभी तक सो फार हमने फाइनलाइज नहीं किए पार्टी टिकट्स बाज़ जगह पे। तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चारों प्रोविंसेस में प्रोविंशियल असेंबली में भी अपने कैंडिडेट फील्ड कर रही है, और नेशनल असेंबली के भी कैंडिडेट हम फील्ड कर रहे हैं। ठीक, यानी 3 से 4% शायद होंगे जिनके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं। खबरें इस तरह की आ रही हैं कि इलेक्शन में JUI जी आप जुमला मुकम्मल कर लें। देखें, ये बात यह है कि अल्टीमेटली लिस्ट जो है ना वो 12 तारीख को फाइनल लगेगी। बिफोर दैट ना आप कोई डिसीजन देख सकती हैं ना मैं देख सकता हूं। तो लेट्स वेट फॉर 12th of जनवरी, लेट दैट डेट कम, और फिर आप क्वेश्चन करें। चलें, ठीक। अच्छा सर, खबरें कुछ इस तरह की आ रही हैं कि JUI और पीपल्स पार्टी के दरमियान सिंध और KP में सीट एडजस्टमेंट के लिए बातचीत चल रही है। सर, अगर ये खबरें दुरुस्त हैं तो, और अगर ऐसा होता है तो फिर किन नशिस्तों पर कहाँ सीट एडजस्टमेंट होने जा रही है सर? ये डोमेन तो पीपल्स पार्टी का और JUI का हो सकता है ना, और जब डिसीजन आएगा इट विल बी मेड पब्लिक। पॉलिटिकल पीपल्स पार्टी डायलॉग पे बिलीव करती है, और ऑब्वियसली किस किस के साथ गुफ्तगू शरीद हो रही है ये भी प्री मैच्योर होगा, हम उसको डिस्क्लोज करें। जब कोई डिसीजन हो जाएगा तो फिर विल अनाउंस इट। यानी बातचीत चल रही है सीट एडजस्टमेंट के हवाले से। देखिए जी, पीपल्स पार्टी तो हमेशा डायलॉग पे बिलीव करती है।
हमने तो 77 में भी डायलॉग किया, हमने तो 88 में 81 में भी डायलॉग किया, 88 में भी किया, 2006 में भी किया। तो पीपल्स पार्टी जो है एक डेमोक्रेटिक अप्रोच वाली जमात है और हम किसी की तरह हठधर्मी नहीं करते जो साबका वज़ीर आज़म करते रहे हैं कि पार्लियामान में लीडर अपोजिशन से सलाम दुआ भी नहीं लेते थे, जो ट्रेडिशंस थी उनको भी फॉलो नहीं करते थे। पीपल्स पार्टी तो डायलॉग पे बिलीव करती है। ठीक, सही। सर, बिलावल भुट्टो साहब लाहौर के हवाले से बात कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल मार्का कहा जा रहा है, उन्होंने चुन लिया है। आज बिलावल साहब ने शरीफ फैमिली को ज़िया के मुसल्लत किए गए लीडर्स कहा है, लेकिन यही लीडर्स कल तक बड़े इम्पोर्टेंट हुआ करते थे। क्या सियासत, सर क्या कहते हैं आप, सियासत इतनी बेरहम है? देखिए जी, सियासत में जब हम इकट्ठे थे उसके रीजंस भी आपको सामने हैं। हम MRD में भी लोगों के साथ इकट्ठे थे, ये नून लीग ARD में भी हमारे साथ थी, हम PDM की गवर्नमेंट के भी शरीक थे। लेकिन इलेक्शन तो हम अपने मौक़िफ़ पे कंटेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी आइडियोलॉजी पे कंटेस्ट कर रहे हैं, और जिसके साथ हमारी आइडियोलॉजी की कॉमन चीज़ें नहीं है हम तो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। हम जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही हम उसको भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट है और हमारा पॉलिटिकल राइट है। तो ऑब्वियसली उसको हम बिल्कुल अपने मौक़िफ़ को आवाम के सामने रखते हैं और आवाम को ये इख्तियार है कि वो फैसला करे कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है। बुखारी साहब, शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस कैसी रही सर? ये इसका बेस्ट जज इस मुल्क के अवाम है और आने वाले इंतखाबात में वो बता देंगे कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी या बुरी थी। तो जो डिसीजन अवाम ने लेना है वो मुझसे आप ना लें, अवाम को डिसाइड करने दें और आने वाले इंतखाबात में वो डिसाइड कर देंगे कि इनकी 18 माह की परफॉर्मेंस कैसी थी। बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। कह रहे हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी आने वाली, उसके वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब होंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से कह रहे हैं कि शायद वो इलेक्शन से घबरा रहे हैं। बैरमन तंगी जिनके बारे में कह रहे हैं कि रिकॉर्ड चेक किया है जिसके बाद उन्हें शो कॉज किया गया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। सख्त एहतजाज, पुरतशद्दुद वाक़यात, पोलिंग स्टेशन पर हमलों और अपोजिशन के बॉयकॉट के साथ आज बांग्लादेश में 12वें आम इंतखाबात का इनेकाद हुआ है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात में वोट डालने की शरह 40% रिकॉर्ड की गई है। हालांकि इलेक्शन का वक्त ख़त्म होने से सिर्फ 1 घंटा पहले तक ये शरह 27% थी, यानी आखिरी 1 घंटे में रिकॉर्ड 13% वोट डाले गए हैं। मुबस्सिरीन ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने बांग्लादेश की तारीख में इतना कम टर्न आउट कभी नहीं देखा। सोशल मीडिया पर ऐसी फुटेजेस भी गर्दिश कर रही हैं जिसमें एक सियासी जमात के हामियों को बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाते देखा जा सकता है। कई इलाकों में आज़ाद उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालने की खबरें रिपोर्ट हुई। पोलिंग स्टेशंस में बैलेट बॉक्सेस को आग लगाने और फायरिंग के वाक़यात भी सामने आए हैं, जिसके बाद वोटिंग को रोकना पड़ गया। आवाम को खबरों से दूर रखने के लिए हुकूमत पर तनकीद करने वाली कई न्यूज़ वेबसाइट्स के लिंक्स डाउन रहे। पोलिंग का वक्त ख़त्म होने के बाद इस वक्त वोट्स की गिनती जारी है और हालात यही बता रहे हैं कि शेख हसीना वाजिद मुसलसल चौथी बार वज़ीर आज़म बनने में कामयाब हो जाएंगी। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने वोट डालने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में इलेक्शन का बॉयकॉट करने वाली BNP को दहशतगर्द जमात करार दिया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश नेशनल पार्टी के रहनुमाओं ने बॉयकॉट में साथ देने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया है। BNP रहनुमाओं के मुताबिक वो अपनी और दीगर 62 पार्टीज़ की जानिब से आवाम को खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने इस जाली इलेक्शन में वोट का इस्तेमाल नहीं किया। आलमी मुबस्सिरीन की जानिब से इस वक्त बांग्लादेश को आमरीत की जानिब बढ़ता हुआ मुल्क करार दिया जा रहा है। कुछ सालों पहले तक बांग्लादेश को एक माशी मोजिज़ा करार दिया जा रहा था और इस वक्त हालात ये हैं कि बांग्लादेश IMF प्रोग्राम में है और नए आने वाली हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस्तेहकाम होगा। लेकिन सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नज़र आता है। प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह जुमे को आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।